पारी ब्रीड है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना दोनों नदी बहती हैं, तो जमुना नदी को पार करके जो ज़िले हैं, इटावा है, आगरा है, ये इस जगह पे जमुना पारी नस्ल जो है मिलते, तो इटावा की मूल नस्ल है, तो जमुना पारी हो गया उसका। ठीक है, ऐसे ही मारवाड़ी, वो मारवाड़ में मिलती है। कश्मीरी एक नाम है, वो कश्मीर में मिलती है। ब्लैक बंगाल नाम है, वो जनरली बंगाल में मिलती है। तो जनरली साधारणतः जगह के नाम के आधार पे उसको, हाँ, जैसे झकराना एक ब्रीड है, वो भी राजस्थान की है। एक बर्बेरी ब्रीड है, वो यूपी की है। तो सब में कुछ न कुछ विशेष लक्षण है, उस आधार पे उस नस्ल का नामकरण किया गया। अब आए ये अलग अलग जगह पे कैसे मिल रही। हो सकता है इस तरह की ट्रेनिंग कल आपकी नहीं हुई होगी, उन्होंने कुछ अलग बताई होंगी, कुछ हो सकता है रिपीट हो बातें। ऐसे ही जैसे अपने पूरे भारतवर्ष में ठंडी जगह कहाँ पे है? हिमाचल, उत्तर कहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये मेन दो राज्य हैं जहाँ पे लगभग वर्ष भर ठंड पड़ती है, साल भर ठंड पड़ती है। तो प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने उनको ऐसी व्यवस्था दी कि उनको ठंड जो है, तापमान कम जो है, वो ज़्यादा नुकसान ना करे उनको शरीर को। तो क्या किया प्रकृति ने? उनको घने और लंबे बाल दिए। जो बाल रहते हैं ना बकरी के, तो वहाँ की जो नस्लें हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, वहाँ की बकरियों के शरीर पे, भेड़ हो चाहे बकरी हो, भेड़ और बकरी पालन लगभग कॉमन ही, तो वहाँ की नस्ल पे खूब बाल होते हैं, घने बाल, जिससे बालों के उसमें टेम्परेचर जो शरीर का है वो थोड़ा सा बढ़ा रहता है। ये प्रकृति ने दिया है उनको। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो बाल हैं वहाँ के, तो एक नस्ल है वहाँ पे गड्डी और कश्मीरा बोलते हैं, कश्मीरी ब्रीड, तो उससे ऊन निकालते हैं, ऊन जैसे स्वेटर, कंबल, शॉल वॉल सब ये बनती हैं। तो उसका ही एक नाम है पश्मीना। अगर आपने किसी ने नाम सुना हो, पश्मीना उसको बोलते हैं, कंबल या ऊन को जो है। तो पश्मीना ऊन जो रहती है वो पूरे विश्व में सबसे महंगी शॉल है। वो उसको अगर आप ओढ़ लोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, इतना गर्म करती है। तो इसलिए वहाँ पे जो भेड़ पालन और बकरी पालन होता है, वो मांस के लिए तो सब जगह कॉमन है ही। जो बकरी पालन या भेड़ पालन है वो मांस तो है ही, साथ में वहाँ पे मेन तय ऊन है, जो ठंडे प्रदेश में है, वहाँ पे ऊन का मेन काम है। ऊन से वो लोग जो है ना, वो उनका आर्थिक उन्नति जो है वो ऊन निकाल के ही होती है। ऐसे ही जो बीज की ब्रीड है, बीज की मतलब बीज का जो भौगोलिक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो बकरियाँ हैं वो ऊन का विशेष महत्व नहीं है, उनका मांस और दूध। जैसे सिरोही भी खूब अच्छा दूध देती है, जमुनापारी भी खूब अच्छा देती है, बर्बेरी भी खूब अच्छा देती है, बीटल नस्ल एक पंजाब की, वो भी बहुत अच्छा दूध देती है। तो दूध उत्पादन जो बीच वाला एरिया है ये मुख्यतः दूध के लिए। ऐसी एक जो ब्लैक बंगाल नस्ल है, वो रहती तो छोटी सी है, काले रंग की होती है, लेकिन उसका मेन काम मांस उत्पादन उसका बढ़िया है। अब ये क्यों अच्छा है मांस उत्पादन, क्यों, समझ लो। अब जैसे आप बकरी पालक के नाते आपने अगर 10 रुपया कमाया, मतलब लगाया बकरी पालन में, और आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो आपको नेट फ़ायदा 10 रुपये का हो गया। ऐसी जो ब्लैक बंगाल नस्ल है उसमें जो लागत है खान पान की वो थोड़ी कम है, और मांस उत्पादन जो है वो ज़्यादा है। और साथ में वो जनरली 70 से 80%, 100 बकरी पाले हो तो 60 से 70 बकरियों में डबल बच्चे, ट्विंस, जुड़वा बच्चे जो है उसमें ज़्यादा आते हैं। सिरोही में बहुत कम है, 8-10%। 100 बकरी पालोगे तो 7-8 में डबल बच्चे आएंगे, बाकी सब सिंगली। ठीक है, तो ये नस्ल के बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया आपको कि नस्ल से क्या संबंध है बकरी पालन में। अब हम आते हैं मुख्यतः इसकी बीमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बकरी, एक तो बकरी पालन जो है ना, वो आदमी सबसे पहले बकरी पालन से ही जुड़ा है, गाय पालन उसके बाद में आया, समझ रहे। तो क्योंकि ये बहुत सदियों से आदमी जो है बकरी पालन करता आ रहा है, और इसके लालन पालन में बहुत कम खर्चा आता है, जनरली चराने से ही
इसकी व्यवस्था हो जाती है, ज़्यादा दाना वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको गरीब की गाय भी बोलते हैं, पुअर मैंस काउ, गरीब की गाय जो है वो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लालन पालन में खर्चा जो है वो कम आता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है आपके बकरी पालन भेड़ पालन में, वो है अपने पशुओं को, बकरियों को, भेड़ों को बीमारियों से कैसे बचाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसमें मैं आपसे जो चर्चा करूंगा, वैसे तो 25-30 तरह की बीमारियां होती हैं, नहीं समझे, लेकिन जो मुख्य बीमारियां हैं जिनसे आपका लगभग रोज़ सामना होता है, उसमें जो बकरियों की बीमारी और टॉप पे जो है वो है PPR। अगर आपने नाम सुना होगा PPR, सुना नाम किसी ने? PPR एक्चुअली क्या है, इसका अभी हिंदी में नामकरण हुआ नहीं है। जो अंग्रेजी में नाम है उसी को छोटे शब्दों में PPR बोलते हैं। वैसे तो इसका अंग्रेजी में नाम जो है वो पेस्टिसाइटिस रूमिनेंट वायरस के नाम से पूरा नाम। तो ये PPR बीमारी पूरे विश्व में सबसे घातक बीमारी है बकरी पालन भेड़ पालन की। अगर ये एक बार आपकी बकरी को लग गई तो आपकी 100% बकरियां प्रभावित तो होंगी, मतलब सब में बीमारी तो फैलेगी, और हो सकता है 80 से 90% तक मरे भी उसमें, समझ गए। 80 to 90% मोर्टेलिटी अगर आपने सही समय पे बचाव और इलाज नहीं किया तो आपके 100 बकरियों में से 80 से 90 बकरी PPR बीमारी से मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इतना तेज़ी से फैलता है एक से दूसरी बकरी में, और जिस बकरी में फैल गया उसमें भी बहुत तेज़ी से इसमें फैलता है। तो बकरी पालक को समय ही नहीं मिलता है इसका इलाज करवाने के, तब तक तो बकरी निबट जाती है। तो वो वैज्ञानिक भाषा में बोले तो उसको वायरीमिया हो जाता है। वायरस जो है जल्दी से 1 से 200, 1000, लाख, 2 लाख, किडनी खराब, लंग खराब, लिवर खराब, पेट खराब, दस्त, शूटिंग डायरिया, बदबूदार डायरिया, आँखों से आंसू, ये सब आपको अभी बीमार पड़ी और शाम तक लक्षण और कल सवेरे बकरी निबट गई। ये PPR लगभग 30 से 40% जो नुकसान है बकरियों का वो PPR रोग से ही होता है पूरे विश्व में। और अगर पूरे विश्व का अगर गणना करें, हजारों करोड़ रुपए का किसानों को, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है केवल एक बीमारी से, वो है PPR। हजारों करोड़, 50,000, 40,000 करोड़, 80,000 करोड़। आइए, नमस्कार, आइए बैठिए। तो कुल मिला के अगर आपके लेवल पर हम लोग बात करें तो बात ये है कि ये बकरियों की सबसे घातक बीमारी है PPR, और इससे बचाव का सबसे अच्छा इलाज है वो है इसका टीकाकरण। वैक्सीनेशन अगर आप करेंगे, टीकाकरण करेंगे तो इसको होने से रोका जा सकता है, नहीं होगी बीमारी। और बहुत ही सस्ता टीका है, 4 रुपये के आसपास एक डोज पड़ता है, और 4 रुपये से आपकी 10,000 की 12,000 की बकरी जो है वो बच सकती है। तो सस्ता बहुत, 4 रुपये क्या है, आप लोग 2 रुपये का गुटखा खा के थूक देते हैं डेली, एक बार करवा लो वैक्सीन, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। और सबसे घातक बीमारी, मतलब अगर आप 10-20 बकरी पाल रहे हो तो आपके 2 लाख 3 लाख रुपए रिस्क पे लगे हुए हैं, और कितने रुपए के, 100-200 रुपये के अगेंस्ट में। तो कुल मिला के बकरी का PPR का, जब भी आपके फ्लॉक जिसको बोलते हैं, फ्लॉक मतलब जो आप पाल रहे हो उसमें कोई नई बकरी या कहीं से जानवर बाहर से आ रहे हैं, तो तुरंत जो है ना वो PPR का टीकाकरण करिए। पहले तो 100 डोज की एक शीशी मिलती थी इसकी, आजकल 50 की भी आ गई। तो अगर आपके पास 50, क्योंकि टीका में क्या होता है कि एक बार टीका खुल जाए तो वो 1-2 घंटे में उसका उपयोग आप कर लेंगे, वो बर्फ़ में रख के, क्योंकि वायरस है वो जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा ख़राब हो जाएगा वैक्सीन। तो एक बार अगर आपका शीशी खुलती है तो आधा घंटे में उसको अगर कर लोगे, अगर 50 बकरी हैं तो आपका नुकसान भी नहीं होगा। जैसे 10 बकरी है तो 40 का डोज बेकार हो जाएगा, या 4-5 किसान लोग मिल के ले लें उसको, तो 10 उसकी 10 उसकी ऐसा करके वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन उसका टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। PPR सबसे पहले टीकाकरण आपको अगर बकरी का करना है तो वो है PPR। अब इसमें दूसरी जो बीमारी है वो है गोट पॉक्स। साल में कितनी बार यूज करना? साल में एक बार यूज़ करो और हर साल करो। तो 1 ml लगता है, 1 ml है। गर्भवती में जनरली अवॉइड करो, नहीं लगाना चाहिए, जब वो बच्चा दे दे तब लगा दो। गर्भवती में जनरली अवॉइड करना चाहिए PPR के टीके। तो साल में एक बार
आप अपने बकरियों को पीपीआर रोग से ज़रूर बचाएं। बहुत सस्ता टीका है। फिर वो कहते हैं ना, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने वैक्सीन नहीं किया है और आपकी बकरियों को पीपीआर लग गया है तो फिर तो फ्री है। सर कितने महीने तक के बच्चे को लगाना चाहिए? 3 महीने से ऊपर तक के, 3 माह के अगर ऊपर है। उसमें क्या है कि जनरली क्या होता है, अगर आपकी माँ मतलब बकरी अगर टीकाकृत है, टीकाकरण हो चुका है उसका, तो उसके बच्चे में उसके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को 2-3 माह के बच्चों को नहीं लगाते, क्योंकि उस समय उसको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जब 3 माह से ऊपर का होता है उस समय उसका टीकाकरण जो है, वो कोई भी टीकाकरण 3 माह से ऊपर को कोई भी टीकाकरण कर देना चाहिए। ऐसे ही इसकी दूसरी जो बीमारी है वो है बकरियों का चेचक, या जिसको बोलते हैं गोट पॉक्स। वो भेड़ों में भी होता है। भेड़ में सी पॉक्स बोलते हैं, गोट में गोट पॉक्स बोलते हैं। तो इसमें भी जो बकरियों के बिना बाल वाले भाग हैं, मुंह है, थन वाला एरिया है, वहाँ पे ना चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पॉक्स या चेचक बकरियों का। ये भी घातक बीमारी है। इसमें उतना मरती नहीं है जितना पीपीआर में मरती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आ जाए जैसे माना कोई गाय बकरी जो है वो 1-1.5 लीटर दूध दे रही है, अगर उसको चेचक की रोग हो गया तो वो 200 ml 300 ml पे आ जाएगी। और उस समय अगर वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा नीचे है, तो ना बच्चे को दूध मिलेगा तो बच्चा भी कमज़ोर और बकरी भी कमज़ोर। और ध्यान नहीं दिए, फिर बकरी बैठ गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। तो घातक है ये भी। गोट पॉक्स जो है ना, चेचक रोग जो है ना, ये भी खतरनाक है। तीसरी बीमारी है जो इसकी, वो है खुरपका मुंह पका जो बोलते हैं, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। खुरपका मुंह पका वो गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, बकरियों में भी होता है। तो उसमें वही पैर, फुट और माउथ में ऐसे छाले टाइप के, यहाँ ऐसी पैर में जो बीच का जो एरिया रहता है उसमें ये फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। तो तीसरी बीमारी ये है जिसको हमको टीकाकरण करके रखना चाहिए। चौथी बीमारी है घुर्रका जो बोलते हैं, गल घोंटू। ये गला जो सूज जाता है, गाय में तो बहुत होता है गल घोंटू, हीमोरेजिक सेप्टिमिया उसको बोलते हैं, गल घोंटू बीमारी। तो गल घोंटू का भी, उसमें भी बहुत तेज़ी से बुखार आता है, दस्त भी होते हैं, और ये गला जो है, गले में मेन उसका जो बीमारी करने वाला जो जीवाणु है वो यहीं बैठ जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और ज़्यादा बीमारी हो जाएगी तो गाय, क्योंकि सांस नहीं पहुंच रही तो और वो तेज़ी से सांस लेना चाहती है, इसलिए उसको गल घोंटू गला नाली बंद हो जाता है, इसलिए उसको गल घोंटू, घोंट दिया गला। लेकिन शरीर को ज़रूरत है, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऐसे करके सांस लेगी। तो वो बकरियों में भी होता है गल घोंटू। तो इसमें टीका कौन सा लगाना? HS का टीका आता है। सबके टीके उपलब्ध हैं, सबके टीके उपलब्ध हैं। सबका उपलब्ध है सर, लेकिन सभी टीका के कितने दिन लगाना चाहिए? देखो अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी पहले आप ये सुन लो किस किस का टीकाकरण करना चाहिए। ऐसे बकरियों का एक स्पेशल रोग और है, एंटीरोटॉक्सीमिया। वो भी अंग्रेजी का ही शब्द है, एंटीरोटॉक्सीमिया। इसमें ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या है, गलत खान पान, जैसे रात में आपने दाना भिगो के रख दिया और सुबह उसको बकरी को दे दिया, या सुबह भिगोया, गर्मी का समय या बरसात का, आधा धूप निकल रही है, आधा वो खाना जो है ख़राब हो जाता है। या हरा चारा ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको दे दिए, तो उसमें जो है बकरियों को पूरा पेट जो है ना वो उसका गड़बड़ हो जाता है, एंटीरोटॉक्सीमिया। और इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कि बकरी लगातार दस्त होंगे और बकरी आपकी ख़त्म हो जाएगी, एंटीरोटॉक्सीमिया। और उससे भी बचाने का एक तरीका सबसे बढ़िया है, वो है टीका। इसका टीका आता है एंटीरोटॉक्सीमिया। तो कितनी बीमारी हो गई, PPR, गोट पॉक्स, गलघोंटू, खुरपका मुंह पका, एंटीरोटॉक्सीमिया। ठीक है, तो ये 5। इसके अलावा और कौन सा बचा बीमारी जो अपन कवर करते हैं? मेन तो यही, वैसे तो और बीमारियां भी हैं। अब इसमें टीकाकरण में आपको क्या देखो विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादातर टीके जो है वो साल में एक बार लगते हैं और उसको हर साल जो है वो रिपीट करते हैं। कुछ जैसे जो खुरपका का मैंने बताया वो 6 महीने में एक बार उसको रिपीट करना।
समझ रहे हो। अब इसके देखो पीछे अगर मैं आपको विज्ञान बताना चाहूँ तो क्या है कि जो ये टीका है इसमें क्या है कि जो बीमारी करने वाले जो कीटाणु हैं, कौन कौन से कीटाणु होते हैं, एक तो बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, ठीक है, मेनली यही दो हैं। तो उसमें क्या है जो बीमारी करने वाले कीटाणु हैं इनको वैज्ञानिक लोग क्या है इसको निकालते हैं, एक जगह बकरियों से निकाल के एक जगह इकट्ठा करते हैं और या तो उनको मार देते हैं या उनको अधमरा कर देते हैं। समझ गए बात। जो बीमारी करने वाले कीटाणु हैं उनको बकरी के शरीर से निकाला और उसको या तो मार दिया या उसको अधमरा कर दिया। तो और उसको मारने वाले को थोड़ा सा उसका जो इंजेक्शन बनाते हैं वही टीका है, मारने वाला भी और अधमरा वाला भी। तो उसको फिर जो बकरी बीमार नहीं है उसके शरीर में प्रवेश करवाते हैं, वही जो बीमारी करता है सेम। तो उससे क्या है शरीर में ऐसे तत्व बनते हैं जिससे अगर कोई जिंदा वो कीटाणु अगर शरीर में आता है तो वो जो टीकाकरण करके रखे हुए हैं वो उसको मार देता है। इससे बीमारी जो है वो होती नहीं। इसके पीछे वही है, टीका में क्या होता है कोई विशेष चीज़ नहीं होती, वही बीमारी करने वाले कीटाणुओं को अधमरा या मार के उसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है टीके के रूप में, जो अपना एंटीबॉडीज जो है वो बना लेता है शरीर में। ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे आपका कोई दुश्मन है भाई, शरीर का बकरी के शरीर का दुश्मन है मतलब पीपीआर का कीटाणु। अब आपने एक बार पहचान लिया कि ये मेरा दुश्मन है तो आप क्या करोगे, उसके खिलाफ बंदूक तैयार रखोगे है, जैसे ही वो दिखेगा ठाई सी ना बंदूक मार दिए। तो ये बचाव है, रोग होने से पहले ही बचाव करना, तो ये टीका करना। ठीक है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, अब दूसरा आते हैं इसके, हम क्या बोलना चाहिए, इसके प्रजनन पक्ष पे आते हैं, ब्रीडिंग कैसे होती है। जनरली 15 से 18 दिन का अंतराल रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है जब भी टीका शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो लगभग 21वें दिन पे मैक्सिमम हो जाते हैं। 21वें दिन में इतना शरीर एंटीबॉडी बना लेता है कि अगर कोई बीमारी का एजेंट आए तो उसको मार ले। फिर क्या होता है, शरीर में धीरे धीरे मात्रा उसकी एंटीबॉडीज़ की कम होने लगती है। उसमें दो भाग हैं, एक उसको बोलते हैं मेमोरी सेल, मतलब याद करने वाली एक सेल भी बनाती है शरीर, कि जैसे ये दुश्मन आएगा जो फैक्ट्री है एंटीबॉडी में उसको वो बोलता है कि भाई देख वो दुश्मन आ गया फटाफट बना, तो वो फिर बनाने लगता है। तो इसलिए जब वो सेकंड वैक्सीनेशन करते हैं तो फिर मेमोरी सेल बोलती है कि देखो फिर आ गया वो, तो फिर वो बना के तैयार कर लेता है। इसलिए हर साल वैक्सीनेशन करना जरूरी है, जिससे सही मात्रा, उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज शरीर में रहें, जिससे जब भी कोई बीमारी का एजेंट आता है तो उससे वो पूर्ण रूप से लड़ सके। तैयारी पूर्ण करने के लिए, भंडार पूरा भरा रखने के लिए, क्योंकि अगर हर साल नहीं लगाएंगे तो उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो बीमारी से तो बचाएगा लेकिन उस लेवल पे नहीं बचाएगा जिस लेवल पे वो दूसरा वाला वैक्सीनेशन करके जो जानवर कर रहा है, क्योंकि उसमें मात्रा पर्याप्त हो जाती है। और सर किसके बूस्टर डोज लगाने चाहिए, कौन कौन से टीका का कोई बूस्टर डोज आता है? सबके बूस्टर डोज किसी का नहीं आता है, ये सब बूस्टर ही है। जो सेकंड लगा रहे हो वो बूस्टर ही है। अच्छा। बूस्ट का मतलब ही क्या होता है, बूस्ट करना, बढ़ाना। आज ईटी लगाया हमने तो फिर दूसरा ईटी कब लगाएंगे, कितने दिन? 1 साल के बाद। 1 साल के? हाँ। और बीच में और नहीं लगाना? नहीं लगाना है, वन टाइम। हाँ, हर साल वो 1 साल के लिए सफिशिएंट है। अच्छा। लेकिन दूसरी साल उसको फिर लगाना है। जैसे हम लोग जो है ना हर साल लगाते हैं। हाँ। जैसे पीपीआर के बारे में बोला जाता है 3 साल में 1 बार लगाना है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे कई मात्रा में बकरी है तो हम अपने सेफ्टी के लिए हर साल लगाते हैं। जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं वो बोलते हैं 3 साल में 1 बार पीपीआर का टीकाकरण कर लें तो बकरी सेफ रहेगी, लेकिन तो भी हम हर साल जो है, क्योंकि छोटी सी मात्रा है और बचाव बड़ा है, समझ गए, इसलिए उसको हर बूस्ट मतलब बढ़ाना, एंटीबॉडीज़ को बूस्ट करना। सेकंड टीके का मतलब ही बूस्टर डोज ही है। ये बूस्टर डोज का जनरली इस्तेमाल जो है वो पोल्ट्री वैक्सीन में जनरली करते हैं। मुर्गियों की जो वैक्सीन रहती है उसमें बूस्टर लगता है। जैसे एक लग गया, एक उसमें रानीखेत बीमारी होती है L1, वो डे 1 पे देते हैं,
फिर वो उस 21वें दिन पे फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर R2B लगाते हैं उसी रानीखेत के लिए। तो बूस्ट वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो मुर्गी पालन है वो बहुत इंटेंस एरिया में होता है। आप देखोगे 10,000 ब्रॉयलर, 20,000 ब्रॉयलर, 40,000 लेयर, एक ही जगह कई संख्या है, तो बूस्ट वहाँ जल्दी बीमारी आने की संभावना है। भाई एक कोरोना में क्या बोलते थे, पास मत आओ, अब यहाँ तो पास ही पास है, तो और ज़्यादा है कि नहीं? बीमारी बढ़ने की संभावना ज़्यादा किस में है, जहाँ पास पास है।